Good afternoon, dear students. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start class 7th history chapter number 2nd, New King and Kingdoms. Okay, New Kings and Kingdoms. So this will be our heading of the chapter number 2nd in history. So let's get started. First of all, I would like to tell you that India witnessed the emergence of many new dynasties. मतलब इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज रही है. डायनेस्टीज मतलब a family who rules over the certain region. एक ऐसा परिवार जो एक रीजन के ऊपर या एक पर्टिकुलर देश के ऊपर काफ़ी टाइम तक उसका राज चला हो, उसने मतलब शासन किया हो, है ना, उसका वहाँ पर एम्पायर रहा हो. So there were some dynasties which ruled over the Indian subcontinent. They were Chahmans, Rashtrakutas, okay, Cholas, Cheras, Chandelas, Pandyas, गुर्जरा, प्रतिहारास, पालास. तो ये कुछ डायनेस्टीज के नाम है जो इंडिया में एक टाइम पर इन्होंने राज किया था. इनका शासन था. ये एक टाइम पर राजा बन के इंडिया के अलग अलग एरियाज पे ये लोग रूल कर रहे थे. ठीक है. तो चौहान जो राजा थे, है ना, चौहान राजवंश, राष्ट्रकूटा राजवंश, चोला, चेरास, चंदेलास, है ना, पांड्यास, गुर्जरा, प्रतिहारास, पालास. तो ये कुछ राजवंश थे जिन्होंने इंडिया पर राज किया था. अब देखिए द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. अब यहाँ पर देखिए you can see the map of India and some of the regions which showed which are showed by some regions are showed with the help of colors, है ना. यहाँ पर देखिए ब्लू कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो ब्लू वाला एरिया है यहाँ पर किन लोगों का रूल्स था. वन टाइम द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज दे रूल ओवर हियर, है ना. जो येलो वाला एरिया है यहाँ पर सम टाइम राष्ट्रकूटा वर रूलिंग हियर. और जो पिंक वाला एरिया यहाँ पर जो पालास डायनेस्टी थी उनका राज था. तो क्या है कि मेनी न्यू डायनेस्टीज emerged आफ्टर द 7th century. This map shows the major ruling dynasties in different parts of the Indian subcontinent between 600 and 1200. तो लगभग ये जो ईयर 600 है, 600 से लेकर 1200 एडी, ये जो टाइम पीरियड रहा है, इस टाइम पीरियड में ये जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी, है ना, मतलब नॉर्थ रीजन में गुर्जरा प्रतिहारास का रूल था. उसमें फिर परामर्श थे, चाहमांस थे, है ना. उसके बाद यहाँ पर येलो में राष्ट्रकूटास थे. ठीक है. और पिंक वाले में पालास. तो मतलब एक सर्टन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में ये यहाँ पर रूल कर रहे थे. साउथ में देखिए चोलास डायनेस्टी है, चेराज है, पांड्याज है ना. तो ये कुछ अलग अलग डायनेस्टीज रही है जहाँ पर अलग अलग राजाओं का रूल था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. वो टाइम पीरियड कौन सा था? बिटवीन द टाइम पीरियड वाज बिटवीन 600 एडी टू 1200 एडी. ओके. द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. सो अब उसमें हो था क्या? Rich landlords or warrior chiefs became subordinates of kings and were given title of Samants and were expected to bring gifts for their kings or overlords, had to be present at their courts and would provide them military support. With more power and wealth, the Samants became Mahasamantas or Mahamandleshwara and some of them became free from their overlords. अब क्या था कि 7th सेंचुरी के आसपास किसका ज़्यादा डोमिनेशन था? मतलब किंग्स का तो था ही अपने अपने पर्टिकुलर रीजन में. और उन पर्टिकुलर रीजन्स में अलग अलग लैंड लॉर्ड्स, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, जमींदार और वॉरियर्स, मतलब जो योद्धा थे, है ना, उनका अलग अलग रीजन में एक उनका डोमिनेशन था. तो वो क्या कर रहे थे, मतलब राजा के बाद अगर किसी की मतलब ज़्यादा किसी एरिया में अगर चलती थी तो वो कौन थे? जमींदार थे, हो सकते थे, या कोई से बहुत बड़े योद्धा हो सकते थे. तो किंग राजाओं ने क्या करा, उन लोगों ने ऐसे लोगों को अपना सब ऑर्डिनेट, क्या बोल सकते हैं, मतलब एक सहायक बना दिया कि मतलब वो राजा की तरह, राजा की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करेंगे. ठीक है. तो इनको टाइटल दे दिए गए. जैसे राजा के लिए काम करने वाले लोगों को क्या कहा गया? सामंत कहा गया. ठीक है. उनको सामंत कहा गया. फिर उनके पास एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के वजह उनके पास पावर आ गई, वेल्थ है. मतलब पावर कैसे आएगी? पैसों से आएगी. मतलब वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे कि उनके पास पैसा आ रहा था.
है ना, लोग राजा के नाम लेके कहीं ना कहीं वो लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे। मतलब सपोज करो राजा को टैक्स देना है 100 रुपीज़, लेकिन वो लोगों से बोलते थे कि 150 रुपीज़ राजा ने टैक्स मांगा है, तो 50 रुपीज़ वो रखते थे, 100 रुपीज़ राजा को देते थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने टैक्स से लिया, 50 रुपीज़ अपने पास रखे एज ए ब्लैक मनी, तो क्या वो लोग पावरफुल भी होते गए। तो जब पावर और वेल्थ उनके पास आ गई तो उन्होंने अपने आप को क्या बोलने लगे वो लोग, महासामंत या महामंडलेश्वर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। उसके बाद समटाइम्स दे रिजेक्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग किंग एंड असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। कभी कभी ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा भी आया कि जब उन्हें लगने लगा कि अब तो हम राजा से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके, क्योंकि एक राजा से ज़्यादा लोग हमारी बात सुनते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि राजा की जो सुप्रीमेसी है, मतलब राजा सबसे ऊपर होता है, तो राजा को वो लोग इन्फीरियर समझने लगे और अपने आप को सुपीरियर। इस तरह से उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है ना, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे दंती दुर्ग हु वॉज राष्ट्रकूट चीफ परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भ रिचुअल टू बिकम अ क्षत्रिय एंड देन ही ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। जैसे दंती दुर्ग, जैसे दंती दुर्ग कौन थे, एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो मैंने आपको बताई थी, जो नॉर्थ रीजन में थी, जो एक नॉर्थ रीजन में एक डायनेस्टी थी। तो दंती दुर्ग एक क्या थे, राष्ट्रकूट चीफ थे, मतलब वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वो चीफ मुखिया हुआ करते थे। तो पहले मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पर अपना रूल एस्टेब्लिश करने से पहले वो किसके अंडर में, किसके सामंत बन के काम कर रहे थे, चालुक्य डायनेस्टी के लिए वो लोग काम कर रहे थे। कब, ये कब की बात है, ड्यूरिंग द मिड 8th सेंचुरी। तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने राजा को, अपने जो ओवरलॉर्ड थे चालुक्य डायनेस्टी, जो जो भी इनके राजा थे चालुक्य ओवरलॉर्ड, उसको उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, मतलब सिंहासन से हटा के वो खुद राजा बन गए। ठीक है, और उन्होंने एक रिचुअल किया, रिचुअल मतलब एक तरह से उन्हें यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को इंग्लिश में बोलते हैं द गोल्डन वॉर्म। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, इट वॉज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म वंस आइडेंटिटी एज क्षत्रिय इवन इफ वन इज नॉट वन बाय बर्थ। तो हिरण्यगर्भ क्या था, एक रिचुअल था, एक प्रैक्टिस थी, और ये इसलिए की जाती थी कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो वॉरियर या योद्धा या क्षत्रिय नहीं है, लेकिन वो अपने किसी दूसरे प्रोफेशन से वो वॉरियर बना है या योद्धा बना है या उसे लड़ना आ गया है, तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय बनने के लिए उसे एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। तो दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट चीफ थे, तो उन्होंने अपने जो राजा थे चालुक्य डायनेस्टी के, उनको हटा के वो खुद राजा बने। लेकिन ऐसा करने से वो क्षत्रिय नहीं बन गए, तो क्षत्रिय बनने के लिए उनको एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ा जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जब उन्होंने यज्ञ कर लिया, तब वो किस कैटेगरी में काउंट होने लगे, क्षत्रिय। तो ये हिरण्यगर्भ यज्ञ तब किया जाता है जब कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, लेकिन अगर उसे क्षत्रिय बनना है तो उसे ये परंपरा या ये यज्ञ करना होगा, और वो ये यज्ञ कर लेता है तो क्या बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। तो दंती दुर्गा ने भी ऐसा ही किया। ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्राह्मण, कदम्ब मयूरा शर्मन एंड गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र बिल्ट देयर किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये जैसे ही एक दूसरी कैटेगरी में भी थे लोग, मतलब जो दूसरे वर्ण से आए थे, है ना, दूसरे कास्ट सिस्टम से आए थे, और उन्होंने इस तरह के अलग कुछ रिचुअल्स करके क्या करा, वो लोग राजा बन गए, योद्धा बन गए। जैसे कदम मयूरा शर्मन और गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये बेसिकली देवर द ब्राह्मण्स। ठीक है, बट दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड यूज्ड देयर वॉर स्किल्स टू एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान। तो क्या थे वो ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने अपनी वॉर स्किल, मतलब अपनी युद्ध कला को डेवलप किया, मतलब उन्होंने हथियार वगैरह चलाना सीखे, है ना, अपने स्किल्स को डेवलप किया, है ना, जो भी वॉर स्किल्स थी उसको डेवलप किया, अपने किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया, है ना, अपने राज्य स्थापित किए, कहाँ पे, कर्नाटक और राजस्थान वाले इलाके में। ठीक है, फिर वो क्या कहलाने लग गए, देवर नोन एज अ क्षत्रिय। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7th रीजन तक आते थे, यहाँ कुछ बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े योद्धा होते थे, है ना, भारत के अलग अलग हिस्से में।
एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत। तो जो भी उस टाइम पर राजा महाराजा होते थे वो अपने उस पर्टिकुलर जमींदार को या वॉरियर चीफ को, मतलब जो किसी एक सेना का योद्धा होता है और वो मुखिया होता है, हेड होता है, तो उसको क्या उपाधि दे दी गई, सबऑर्डिनेट या सामंत। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि राजा ऐसा सोचता था कि जो भी मेरे सामान थे, मेरे सबऑर्डिनेट है, जब भी मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे लिए क्या लेके आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे। ठीक है, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे और जो भी उनकी सेना है वो फ्यूचर के भी किसी दूसरे रीजन के राजा से या दूसरे देश के राजा से मेरी लड़ाई होती है तो मेरे सामंत या मेरे सबऑर्डिनेट मेरी हेल्प करेंगे उनकी आर्मी के साथ या उनकी आर्मी के सैनिक मुझे देके। ठीक है, एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ महासामंत और महामंडलेश्वरा। तो जैसे सामंत के पास किसी न किसी तरह से जब पावर या वेल्थ आ गई, भाई हुक और क्रूक है ना, तब उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, महासामंत या महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर को इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। समटाइम्स दे आल्सो फॉट अगेंस्ट एंड ब्रोक फ्री फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जिन राजाओं ने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो कभी पावर वेल्थ आने के बाद उन्होंने अपने ही ओवरलॉर्ड, जो भी उनके क्या बोल सकते हैं आप, जो राजा जिन्होंने उन्हें बनाया है अपना रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं के ऊपर अटैक किया है ना, और उनको उस पर्टिकुलर राजा को उनके सिंहासन से हटाकर खुद वहाँ के राजा बन गए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब क्या है कि किंग्स शेयर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद सामंत, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स एंड एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स। अब किंग के पास तो बहुत सारी पावर थी, लेकिन क्या है कि राजा सब जगह खुद जाके अलग अलग सर्विसेज को वो क्या बोल सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते है ना, ये सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा कि अपना जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे सामंत, ठीक है, तो सामंत को बोल दिया एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रीजन के छोटे से हिस्से को चलाने के लिए या वहाँ पर सब कुछ मेंटेन करने के लिए, देख रेख करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अपने कुछ और सब ऑर्डिनेट्स बनाए थे जो उनके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। जैसे ब्राह्मण्स को भी सब ऑर्डिनेट बनाया उन्होंने, ट्रेडर्स व्यापारियों को भी बनाया, है ना। फिर जो किसान होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनका उन्होंने एक ग्रुप से बना दिए। तो ये सब क्या करते थे, एक पर्टिकुलर रीजन को चलाने में राजा की हेल्प करते थे। कौन कौन, सामंत, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स एंड एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स। Peasants, cattle keepers, artisans, and all those who produced something had to pay tax or rents, and traders had to pay revenue। ठीक है, अब क्या होता था कि जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स मतलब जो किसान होते, कैटल कीपर्स ऐसे लोग जिनके पास किसी न किसी तरह के कोई पशु है, मतलब जो पालतू जानवर है जिसका प्रोडक्ट निकाल के वो मार्केट में बेचते हैं, है ना। आर्टिसन ऐसे लोग जो किसी न किसी स्किल, किसी न किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते थे, राजा को टैक्स पे करते थे। ऐसे लोगों से टैक्स लिया जाता था या किराया लिया जाता था। जो व्यापारी होते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अंडर द चोला डायनेस्टी देयर वर अराउंड 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम विच वेटी एंड कदामाई वर द मोस्ट कॉमन। तो चोला डायनेस्टी हमने देखा था, चोला डायनेस्टी कहाँ पर थी, इंडिया के साउथ रीजन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए चोला डायनेस्टी का है, यहाँ बिल्कुल नीचे देखिए चेरास, पांड्यास और चोलास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डेक्कन प्लेटू के आसपास ये चोला डायनेस्टी थी। तो चोला डायनेस्टी के जो भी उस टाइम पर, चोला डायनेस्टी के टाइम पर कितने टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे, कम से कम 400 डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लिए जाते थे। अब उसमें सबसे ज़्यादा फेमस किस तरह के टैक्स थे, वेटी और लैंड, ये कादामाई। तो वेटी किस तरह का टैक्स होता था, वेटी वॉज द टैक्स मीन्स फोर्स्ड लेबर, और कादामाई मतलब लैंड रेवेन्यू वर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो इस तरह के दो टैक्स लिए जाते थे, मतलब मजदूरों से ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता है ना, ज़बरदस्ती उनसे मजदूरी करा के उनसे टैक्स लिया जाता था। और लैंड रेवेन्यू है ना, लोगों से किसी न किसी उनके ज़मीन जो भी होती थी उनके पास, चाहे वो खेती की ज़मीन हो या अगर उनका घर बना हो उस ज़मीन पर, तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था। द रीज़न ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस वर टू फुलफिल द फाइनेंस ऑफ द किंग्स
एस्टेब्लिशमेंट्स टू बिल्ड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स एंड टू फाइट वॉर्स। तो ये टैक्स कलेक्ट करने के पीछे, अब आप सोचोगे कि सर राजा के पास इतना पैसा आता कहाँ से था, तो ये टैक्सेस ही तो है ना। हम आज जैसे हमारी गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें भी टैक्स भरना पड़ता है, तो वही टैक्स वापस से कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है ना, इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर वही पैसा सरकार हमारे डेवलपमेंट में लगाती है, उसी से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर से उन्हें सैलरी भी मिलती है, ठीक है। तो घूम फिर के हमारा पैसा हमारे ही पास आता है। तो उस टाइम पर राजा भी टैक्स लेते थे। तो टैक्स लेने का रीज़न ये था कि ताकि वो अपने एम्पायर को, है ना, फाइनेंशियली क्या कर सकते हैं, अपना एम्पायर को चला सके वो, है ना। जैसे बड़े बड़े अगर उसको मंदिर बनाना है, किले बनाना है, या लड़ाइयाँ लड़नी है, तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं तो कैपिटल मतलब मनी लगेगा, पैसा लगेगा। तो राजा के पास पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से। तो टैक्स से कौन भरेगा, इस तरह के लोग भरेंगे, पीजेंट्स, कैटल कीपर, आर्टिसंस, है ना। हाँ, उस टाइम पे जो भी कॉमन मतलब कोई अगर किसी न किसी तरह से अगर पैसा कमा रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। दिस वॉज द रूल। द हाई पोजिशन एट किंगडम्स इंक्लूडिंग द आर्मी वर अपॉइंटेड आइदर बाय हेरिडिटरी और थ्रू इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। द हाई पोजिशंस एट किंगडम इंक्लूडिंग द आर्मी, मतलब अगर राज दरबार में या किसी राजा के दरबार में या शासन में अगर किसी को हाई पोस्ट चाहिए, है ना, फिर वो राजा की आर्मी क्यों ना हो, तो अगर आर्मी में या दरबार में किसी तरह की पोजीशन चाहिए तो क्या होगा, या तो वो आपको वंशानुपात मिल जाएगी, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना। इस तरह से चलता था, ठीक है। Collecting revenues were done by hiring officials from influential families called revenue functionaries। तो टैक्स कलेक्ट करने का काम किनको दिया गया, ऐसे लोगों को दिया गया कि जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली मतलब एक संपन्न परिवार से होते थे, ठीक है। तो ऐसी लोगों से, ऐसी फैमिली से लोगों को लिया गया और उनको टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया, ठीक है। एंड दिस पोजिशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। और ये कैसे होता था, ये एक तरह अगर किसी को टैक्स कलेक्ट करने की पोस्ट चाहिए, रैंक चाहिए, तो वो कब मिलेगी, वो तब मिलेगी किसी को भी अगर उसके दादा परदादा राजा के दरबार में शुरू से अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये काम हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमें मिलेगी। जैसे सपोज करो दादाजी पहले राजा के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर दादाजी के बाद उनका बेटा, है ना, फिर उनके बेटे के बाद उनका बेटा, तो ऐसे करके क्या होता था, हेरिडिटरी होती थी ये पोस्ट, है ना। एक के बाद उसी फैमिली के दूसरे मेंबर को वो पोस्ट मिलेगी। तो इस तरह से पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ठीक है। अब गुर्जरा प्रतिहारस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayurasharman and the Gujarat Pratyahar Harishchandra were the Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। तो ये चीज़ हमने देख ली, है ना, कि ब्राह्मण अगर ब्राह्मण ने, ठीक है, और अगर वो अपनी वॉर स्किल्स को डेवलप कर ले, है ना, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्षत्रिय में हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी उस टाइम पर, ठीक है। तो कादम मयूर शर्मन और गुजरा प्रतिहार हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे, इन्होंने अपनी वॉर स्किल्स को डेवलप किया, ठीक है। फिर ये लोग क्या करें, बाद में लोग राजा बन गए और कर्नाटक और राजस्थान के इलाकों में इन्होंने अपने क्या करें, एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। अ वॉल रिलीफ इन केव 15 at Ellora shows Vishnu as a Narasimha, the main lion. It is a work of the Rashtrakuta period that tells us that being born as a Kshatriya was important in order to become a ruler during the years between 700 to 1700। अब यहाँ क्या लिखा है, a wall relief in cave 15 at Ellora shows Vishnu as a Narasimha the main lion। तो एलोरा में जो केव नंबर 15 है वहाँ पर एक वॉल में विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। और वो किस रूप में बनी है, नरसिंह। नरसिंह मतलब जो नरसिंह अवतार था, जिन नरसिंह अवतार ने किसको मारा था, हिरण्यकश्यप को। तो इंग्लिश में नरसिंह अवतार को बोलते हैं द मैन लॉयन। इट इज़ अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड दैट टेल्स अस दैट बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय was important in order to become a ruler during the years between 700 to 1700 AD, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये राष्ट्रकूटाई और ये जो मूर्ति बनाई गई थी नरसिंह अवतार की, ये कब की है,
जब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हुआ करती थी, तो ये उस टाइम की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। और ये काम कब का है? इट वॉज द वर्क बिटवीन 700 AD टू 1700 AD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूटा के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। वन सच इंस्टेंट वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन। डेक्कन में भी राष्ट्रकूटा के बारे में कुछ हमें जानने को मिलेगा। जैसे ओरिजिनली दे वर अंडर द रूल ऑफ द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, देन अराउंड द ईयर 750 दंतिदुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल। तो ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो चालुक्य जो कि कभी कर्नाटका के राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके लिए एक दंतिदुर्ग जो कि उनके लिए काम करते थे, और वो दंतिदुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूटा चीफ थे, राष्ट्रकूटा के मुखिया थे वो। तो उन्होंने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को क्या करा? ओवरथ्रू कर दिया। और उन्होंने एक रिचुअल किया, एक यज्ञ किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है गोल्डन वोम। उस यज्ञ को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स की हेल्प से उन्होंने ये यज्ञ को परफॉर्म किया था। और उन ऐसा माना गया कि ये यज्ञ करने के बाद जो दंतिदुर्ग है उसका फिर से जन्म हुआ है ना। और फिर मतलब एक तरह से यज्ञ करने के बाद उसका फिर से जन्म हुआ है, मतलब उसकी शुद्धि हो गई है, और वो क्या बन गया? वो क्षत्रिय बन गया है, ठीक है ना। और क्षत्रिय इसलिए उसे डिक्लेयर कराया क्योंकि जन्म से दंतिदुर्ग क्षत्रिय नहीं था, लेकिन हिरण्यगर्भ यज्ञ करके वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गया है। चौहान्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। Other kings who engaged in warfare include the Chahmans, later known as Chauhans, who ruled over the region around the दिल्ली and अजमेर, ठीक है। ऐसे और भी कुछ अदर डायनेस्टी थी जैसे चाहमांस, ठीक है, जो हमेशा क्या वो मतलब किसी न किसी युद्ध में वो लोग इन्वॉल्व रहते थे, किसी न किसी वॉर में वो लोग इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। बाद में यही चाहमांस को क्या कहा जाने लगा? चौहान्स कहा जाने लगा। और चौहान्स इनकी डायनेस्टी कौन से रीजन में थी? दिल्ली और अजमेर में, जिसे पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपांड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। और उन्होंने भारत के जो दक्षिण पूर्व और पश्चिम वाले इलाके थे, जो ईस्ट और वेस्ट साइड थी, ठीक है, वहाँ पर क्या करा? उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड करने की कोशिश भी करी थी और उसमें सक्सीड भी हुए थे। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गाहधवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लेकिन ईस्ट की तरफ जब वो गए तो उनको उत्तर प्रदेश में एक और डायनेस्टी थी जिनका नाम था गाहधवलास, और गुजरात में डायनेस्टी थी चालुक्यास। तो यहाँ पर उनको अपना एम्पायर एक्सपांड करने से गुजरात में चालुक्यास ने रोका, उत्तर प्रदेश में गाहधवलास ने रोका। द बेस्ट नोन चाहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। सबसे अच्छी तरह अगर हम चौहान डायनेस्टी में अगर किसी राजा को जानते हैं तो वो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। कब पैदा हुए थे वो? 1168 में, और उनकी डेथ कब हुई थी? 1192 में। Who defeated an Afghan ruler named सुल्तान मोहम्मद गोरी। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो कि एक अफगान रूलर था, अफगानिस्तान से आया था, उसको हराया था कब? 1191 में। लेकिन बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर। लेकिन मोहम्मद गोरी ने उसका नेक्स्ट ईयर बदला भी ले गया। 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को बाय हुक और क्रुक हरा भी दिया, ठीक है। अब चोलास के बारे में पढ़ते हैं हम। द सक्सेसर ऑफ विजयलया conquered neighboring religions and the kingdoms grew in size and power, ठीक है। तो विजयलया, ठीक है, ये भी एक किंगडम था, ठीक है। विजयलया एक किंगडम है। विजयलया मतलब एक डायनेस्टी है जिसने अपना किंगडम सेटअप किया था। उसका साइज और पावर मतलब उसने अपने एम्पायर और पावर को भी एक्सपांड किया। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो विजयलया ने क्या करा? पल्लवा, ठीक है, जो कि कहाँ थे? पल्लवा कहाँ पे थे? जो कि नॉर्थ साइड में थे ऑलमोस्ट, और साउथ में कौन थे? पांड्यास थे। तो इन लोगों के एरिया को अपने अंडर में करने की कोशिश करी किसने? विजयलया डायनेस्टी के राजा ने, ठीक है। राजाराज फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। चोला डायनेस्टी में सबसे पावरफुल राजा किसे माना गया? राजाराज फर्स्ट को, ठीक है। राजाराज फर्स्ट बिकेम किंग इन 985 AD एंड एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया। तो राजाराज चोला ने
अपने एरिया को एक्सपांड किया इन द ईयर 1985 AD में। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। Rajaraj son Rajendra I continued his policies and even raised the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expedition। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जो विजय, अब देखो पल्लवा जो किंग थे, ठीक है, subordinates to the Pallava king Muttarayar of Kanchipuram held power in the Kaveri delta। ठीक है, तो पल्लव किंग के जो सब ऑर्डिनेट थे, ठीक है, तो इन्होंने लगभग जो कावेरी डेल्टा है, जो कि साउथ में एक नदी है कावेरी, उसके रीजन के आसपास अपना किंगडम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी और वो सक्सीड भी हुए थे। विजयलया अ मेंबर ऑफ द एंशियंट चीफली फैमिली फ्रॉम चोलाज ऑफ उरयूर। ठीक है, तो उरयूर, ठीक है, तो विजयलया कौन थे, चोलास फैमिली के एक मेंबर थे विजयलया। ठीक है, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुट्टरयूर इन द मिड 9th सेंचुरी। तो मुट्टरयूर जो कि कांचीपुरम के थे, उनसे विजयला ने क्या करा, अपने डायनेस्टी को उन्होंने लिया। कब, इन द मिड 9th सेंचुरी में। ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ सुदिनी देयर। और क्या करा, उरयूर में वहाँ पर उन्होंने एक टाउन बनवाया जिसका नाम थंजावुर नाम दिया गया। वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया जो कौन सी देवी को डेडिकेटेड था, समर्पित था, निशुंभ सुदिनी। ठीक है, सक्सेसर ऑफ विजयलया एक्सपांडेड देयर किंगडम इन साइज एंड पावर, एडिंग द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरी टू साउथ एंड नॉर्थ किंगडम। तो जो विजयलया के, मतलब विजयलया जो राजा थे, ठीक है, यह डायनेस्टी थी विजयलया डायनेस्टी। तो बाद में जो भी उनके राजा महाराजा आए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उन्होंने क्या करा, पावर आने के बाद उन्होंने अपने किंगडम के साइज को भी एक्सपांड किया और नॉर्थ और साउथ में जो पांड्या और पल्लवा टेरिटरी थी उसको भी अपने अंडर में किया उन लोगों ने। राजाराज फर्स्ट वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर हु बिकेम किंग इन 985। अब राजाराज फर्स्ट सबसे पावरफुल चोला रूलर माने गए हैं ये। ठीक है, तो वो कब राजा बने थे, इन द ईयर 985 AD में। एंड देयर आफ्टर एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। और साउथ के काफ़ी बड़े इलाके में उन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया था। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज फॉलोड बाय हिज सन राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से क्या करा, रीऑर्गेनाइज करा, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से चलाया। बाद में यही चीज़ उनके जो बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, राजाराज फर्स्ट के बेटे कौन, राजेंद्र फर्स्ट। ही रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विद द हेल्प ऑफ नेवी। मतलब राजेंद्र फर्स्ट जो कि राजाराज फर्स्ट के बेटे थे, राजेंद्र फर्स्ट मतलब बाद में वो इतने सक्सेसफुल रूलर बने कि उन्होंने गंगा वैली, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ साइड तक गए थे ये गंगा वैली। फिर इधर बॉटम पोर्शन में जाएंगे अगर हम इंडिया के, तो श्रीलंका तक उन्होंने अपने रूल को एक्सपांड किया। ठीक है, और दूसरी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में भी वो गए, है ना, और विद द हेल्प ऑफ नेवी, मतलब उनके पास उस टाइम पर नेवी भी थी। ठीक है, अब ये क्या था कि जो टेम्पल्स ऑफ थंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजाराज एंड राजेंद्र। तो चोला डायनेस्टी के जो ये दोनों राजा थे, राजाराज फर्स्ट और राजेंद्र, ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो थंजावुर में टेम्पल्स थे, जैसे थंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम में जो टेम्पल्स बनवाए थे, ठीक है ना, वो काफ़ी फेमस हैं कि आर्किटेक्चरल या स्कल्पचर मार्वल के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी फेमस थे वो आर्किटेक्चरल से। मतलब उसको डिज़ाइन इस तरह से किया था कि ये वहाँ के थंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम के जो टेम्पल थे काफ़ी फेमस हुए। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। तो ये जो मंदिर थे, ये सेटलमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन बने, मतलब जहाँ पर मंदिर थे वहाँ पर क्या होने लगा, सेटलमेंट होने लगी, पॉपुलेशन होने लगी। जहाँ पर मंदिर होगा वहाँ पर पूजा की जो चीज़ें होगी, पूजा करने के जो भी सामान होगा वो सब मिलेगा, माला मिलेगी, नारियल, है ना, वहाँ पर आपको पंडित मिल जाएंगे। मतलब जितनी भी चीज़ें थी, एक मंदिर होने के कारण धीरे धीरे ये एरियाज डेवलप होते गए। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब वहाँ पर क्या होने लगा कि
मंदिर के कारण सेटलमेंट होने लगे, वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होने लगा, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें बन के बिकने लगी। जैसे अब भगवान थे तो मूर्तियाँ बनती होगी वहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें बनती होगी, है ना। तो ये उस पर्टिकुलर टेम्पल के कारण वहाँ पर क्या होने लगा, सब कुछ डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है। टेम्पल्स और ऑल्सो ग्रांटेड लैंड बाय रूलर्स एंड अदर एज वेल। ठीक है। अब बड़े बड़े मंदिर थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दान पुण्य भी करा, ज़मीनें दान में दी, मंदिर के नाम पे ज़मीनें दान दी, और बहुत सारी चीज़ें दान पे दी। The produce of the lands, the produce of the lands of the temples were spent to maintain the specialist working at the temple and usually resided nearby it। ठीक है। तो जो भी मंदिर है, जो जमीन को दान में मतलब दान में दी गई है, ठीक है, द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ऑफ द टेम्पल वर स्पेंट टू मेंटेन द स्पेशलिस्ट वर्किंग एट द टेम्पल एंड यूजुअली रेसिडेड नियर बाई। तो मंदिर, जो ज़मीनें मंदिरों को दान में दी गई, उसको उस पर किसी न किसी तरह की क्रॉप या ग्रेन वगैरह उगाए गए, है ना, अनाज या फल सब्जी। तो इस तरह की चीज़ें, अनाज या फल सब्जी, ये किस तरह के लोगों को दिए जाने लगी, या किस तरह के लोगों को ये यूज़ में दी जाने लगी? ऐसे लोग जो मंदिर में किसी न किसी तरह से अपनी सेवा दे रही है, या वो लोग जो जिनकी दुकानें मंदिर के आसपास है, ठीक है, जो वो लोग जो मंदिर के ट्रस्ट में अपना योगदान दे रहे हैं, मंदिर को मेंटेन करने में, उसकी जो भी उसके सर्विसेज होती है, वहाँ पर जो भी लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या उसके आसपास रह रहे हैं, उन लोगों के यूज़ में ये सब चीज़ें आती थी। जैसे कौन होते थे वो लोग? जैसे देवर द प्रीस्ट, पुजारियों को मंदिर दान में दी गई ज़मीन से जो भी अनाज उगता है ना, वो पुजारियों को दिया जाता था। जो गार्लैंड मेकर्स होते, जो माला वगैरह बनाते, उन्हें दिया जाता था। जो कुक लोगों के लिए जो खाना बनाते थे, जो मंदिर जो ट्रस्ट जो था मंदिर का, वो जो ट्रस्ट बहुत सारे भक्तों के लिए खाना बनाते थे, तो ऐसे कुक जो खाना बनाते थे उन लोगों को दिया जाता था। स्वीपर्स जो मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं या उस पर्टिकुलर गांव को साफ करते हैं ना, उन लोगों को। म्यूजिशियन होते थे उस टाइम पर, उनको दिया जाता था। डांसर्स होते थे, उनको दिया जाता था। इन दिस वे टेम्पल्स बिकेम द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि मंदिर एक सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, ठीक है, जिसमें सारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी। ठीक है। Among the craft associated with temples, the most distinctive was the making of bronze images like deities, devotees. Chola bronze images are considered the finest in the world even today। ठीक है। तो अब मंदिर था तो मंदिर से जुड़ा क्राफ्ट प्रोडक्शन था, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ बनती भी थी वहाँ पे। जैसे मूर्तियाँ बनती थी वहाँ पे, ब्रॉन्ज की इमेजेस बनती थी, है ना। इस पे ज़्यादा मूर्तियाँ किनकी बनती थी? देवी या देवताओं की, है ना, या तो डीटीएस मतलब भगवानों की, या उनसे जुड़े किसी भक्त की। ठीक है। और जो चोला ब्रॉन्ज इमेज है, मतलब चोला पीरियड की जो ब्रॉन्ज जो एक स्किल थी, ब्रॉन्ज मेकिंग स्किल जो थी, या उस टाइम जो चोला टाइम के जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी चोला पीरियड में, वो इतनी फाइन होती थी, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनती थी उस टाइम पे, जिसका वर्ल्ड में आज भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रेंट्स। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास इन द तमिलनाडु रिफर्स टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो चोलास टाइम के जो भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उस टाइम, ठीक है, जो तमिलनाडु में थे चोला डायनेस्टी, उस टाइम पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, शिलालेख लिखे गए थे, जिसमें पाया गया है कि कम से कम 400 तरह के टैक्स लिए जाते थे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्ज लेबर। तो जो वेटी टैक्स था, है ना, वो काफ़ी फ्रीक्वेंट था, कॉमन था, और ये फोर्ज लेबर के रूप में लिया जाता था। ठीक है। कादामाई क्या होता था? लैंड रेवेन्यू, मतलब ज़मीन के ऊपर किसी न किसी तरह का टैक्स। ठीक है। दे वर टैक्स ऑन thatching in the house, climbing on ladders to palm trees and cess on succession to family property। ठीक है। इवन मतलब क्या है कि अगर किसी को अपने हट बनाना है या झोपड़ी बनाना है और उस पर जो घास डालना है, तो घास डालने के लिए भी टैक्स लगता था। ठीक है। अगर आप किसी को पाम ट्री पर अगर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर किसी को अपने फैमिली प्रॉपर्टी में कुछ अधिकार चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी उसे टैक्स भरना पड़ेगा।
इतनी सब कुछ चीज़ें होती थी। ठीक है, द लर्न ब्राह्मण्स कंपोज द प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति कौन बनाता था? जो ब्राह्मण्स होते थे, है ना, जो राजा की प्रशंसा ही लिखते थे। प्रशस्ति मतलब it was a kind of a book in which there was a praise of the rulers, मतलब सिर्फ राजा की प्रशंसा ही लिखी जाती थी प्रशस्ति में, भी संस्कृत में होती थी। They used to depict the rulers as courageous and victorious warriors. Sometimes this was not literary too. और जब भी ब्राह्मण ये प्रशस्ति लिखते थे तो उसमें वो राजा की वीरता और महानता के बारे में लिखते थे कि वो हमारा जो भी राजा है वो कितना साहसी, कितना वीर है, उसने कितनी सारी लड़ाइयाँ जीती है। हालांकि बहुत सारी उसमें बातें सही नहीं होती थी। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड द ब्राह्मण्स बाय ग्रैंड्स ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। अब राजा क्या करते थे कि राजा की जितनी ज़्यादा प्रशंसा कोई ब्राह्मण लिखता था प्रशस्ति में, राजा खुश होकर उसको उतनी ही ज़मीन दान में देते थे। ठीक है, और ये सब काय पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉपर प्लेट्स होती थी, जो तांबे के, जो एक तरह से क्या बोल सकते हो आप, पेजेस मान लीजिए, ताम्र पत्र मान लीजिए, उस पर लिखते थे। ठीक है, इन 12th century द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर वॉज रिटन बाय काल्हान इन लॉन्ग पोयम इन संस्कृत। 12th सेंचुरी में जो कश्मीर के राजा थे, अच्छा, उनके बारे में भी हिस्ट्री लिखी गई। किसने लिखी? काल्हान ने, जो कि एक पोएट थे। उन्होंने, काल्हान जो कि एक पोएट थे, उन्होंने कश्मीर के राजा के बारे में संस्कृत में पोएम लिखी है 12th सेंचुरी में। ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस। और पोएम लिखने के लिए जो राइटर थे काल्हान, उनको बहुत सारे सोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसे कुछ इंस्क्रिप्शन की हेल्प से लिखा उन्होंने, कुछ डॉक्यूमेंट्स की को वेरीफाई किया, जो लोग जो उस टाइम पर किसी न किसी तरह से अपने आँखों से उन्होंने चीज़ों को देखा था उस टाइम पर, उनकी हेल्प से। ठीक है, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिज अकाउंट्स अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही क्रिटिसाइज द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। लेकिन जहाँ पर दूसरे ब्राह्मण राजा के बारे में प्रशंसा लिखकर प्रशस्ति लिख रहे थे, वहीं पे काल्हान एक ऐसे राइटर थे, ऐसे पोएट थे कि जो राजा की क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, मतलब बोलते ना कि झूठी तारीफ नहीं लिखते थे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ ये थी कि सर मोहम्मद, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रेंट्स, जिसके बारे में भी मैंने आपको सब बताया कि प्रशस्ति आर ए स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन मीनिंग इन प्रेज ऑफ। तो प्रशस्ति मतलब एक तरह का इंस्क्रिप्शन होता है, शिलालेख होती है, जिसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा के बारे में। दे वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण्स। और ये कौन लिखता था? जो ब्राह्मण होते थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित ब्राह्मण होते थे। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा जाता था। और इस प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा या तारीफ ही लिखी जाती थी, विच मे नॉट बी लिटरेरी टू, जो सही नहीं होती थी, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स ऑफ द टाइम वांटेड टू इलस्ट्रेट देमसेल्फ। लेकिन उस प्रशस्ति को पढ़ के हमें ये पता चल गया है कि राजा अपने आप को किस तरह से दिखाना चाहते थे, मतलब अपने आप को किस तरह से दुनिया के सामने वो रिप्रेजेंट करवाना चाहते थे। If the kings liked the prashasti, they gave land as a gift to the Brahmins with records of it on copper plates. तो राजा खुश होकर क्या करते थे? अगर ब्राह्मण ने अच्छी प्रशस्ति लिखी है, राजा की प्रशंसा बहुत अच्छी तरह से लिखी है, तो राजा क्या करते थे? ज़मीन दान में देते थे, उनको एज ए गिफ्ट देते थे ज़मीन दान में। और इस तरह के रिकॉर्ड्स को कॉपर प्लेट्स पे लिखा गया है। कालाना, जो कि एक फेमस राइटर थे, पोएट थे, उन्होंने लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखी है। ठीक है, और एक किताब का नाम भी दिया है राज तरंगिनी, है ना, जिसका मतलब होता है द रिवर्स ऑफ किंग। तो ऑन किंग्स ऑफ कश्मीर बाय यूजिंग वेराइटी ऑफ सोर्सेज, तो राजा के, कश्मीर के राजा के बारे में उन्होंने राज तरंगी नाम की किताब लिखी, जिसका मतलब था द रिवर ऑफ किंग्स। और उन्होंने अलग अलग सोर्सेज की हेल्प से उस किताब को लिखा था। और वो बहुत बड़े क्रिटिक थे राजा की पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब कोई राजा अगर गलत काम करता था या फेक काम करता था, तो मतलब वो राजा की एक सही इमेज को दिखाते थे, जो एक रियल इमेज होती है राजा की, वो किस तरह से वाकई में काम कर रहा है। अच्छा कर रहा है तो अच्छा लिखते थे, बुरा कर रहा है तो बुरा लिखते थे। ठीक है, वारफेयर फॉर वेल्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एवरी स्पेसिफिक रीजन वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टी। अब हमने ये तो देख लिया कि भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की डायनेस्टी या राजवंश होते थे, मतलब भारत के हर एक अलग हिस्से पे एक अलग राजा राज कर रहा था।
दे ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि हमारा एरिया सिर्फ इतना सा होके ना रह जाए, वो अपने एरिया को एक्सपांड करने की भी कोशिश करते थे, उसको बढ़ाने की भी कोशिश करते थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज इन द गंगा वैली वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। तो गंगा नदी के किनारे मतलब एक ऐसा वैली इलाका था जहाँ पर गंगा नदी होके बहती थी, ये नॉर्थ रीजन की ही बात है। तो वहाँ पर एक जगह हुआ करती थी कन्नौज, ठीक है। तो देयर वॉज अ ट्रिपोटाइट स्ट्रगल अमॉन्ग द गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टीज ओवर कन्नौज फॉर सेंचुरीज। तो कन्नौज को काफ़ी उस टाइम पर सेंट्रल माना जाता था, मतलब जैसे दिल्ली को आज हम सेंट्रल मानते हैं, वैसे उस टाइम पर कन्नौज को माना जाता था। तो दिल्ली को कन्नौज को पाने के लिए 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ रही थी, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड द चोला डायनेस्टी, ठीक है। और काफ़ी सेंचुरीज मतलब अ, दशकों तक, 100 सालों तक उनके वंश दर वंश आपस में लड़ते रहे, ठीक है। तो ये 3 डायनेस्टी आपस में एक ही जगह को कैप्चर करने के लिए लड़ रही थी, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट और शो ऑफ देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज, रूलर्स यूज टू बिल्ड लार्ज टेम्पल्स। अब राजा को अपनी पावर दिखाना होता था लोगों को या दूसरे राज्य के राजाओं को, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, ठीक है। जितना बड़ा टेम्पल, राजा की पावर उतनी ही ज़्यादा। Thus, when one ruler attacked another's kingdom, he also attacked the temples for plundering the abundant wealth of the temples. इसलिए जब भी कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर अटैक करता था, तो वो राजा के राज्य पे तो अटैक करता ही था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो भी मंदिर होते थे, वो राजा उन पे भी अटैक करते थे। इसका मतलब क्या था, सीधा सीधा ये था कि हमने तुम्हारे मंदिर को तोड़ दिया है, इसका मतलब ये हमने तुम्हारी पावर को भी कम कर दिया है, तोड़ दिया है। और मंदिर में जो भी वेल्थ होती थी, पैसा होती थी, वो राजा उसे भी लूट के ले जाते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ठीक है, जैसे कि रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेसिस फॉट फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो कन्नौज को पाने के लिए गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी आपस में लड़ रही थी, जिसको नाम दिया गया ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ऑफ अफगानिस्तान रूल्ड फ्रॉम 997 टू 130, एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सुल्तान महमूद जो कि कहाँ के रहने वाले थे, सुल्तान मोहम्मद महमूद जो कि गजनी, गजनी अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है। तो वहाँ का एक राजा था सुल्तान महमूद, सुल्तान मतलब होता है राजा, तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी मतलब गजनी का राजा सुल्तान महमूद, जो कि अफगानिस्तान में, जो गजनी जो प्लेस है वो अफगानिस्तान में है। तो उसने गजनी में जो उसका एरिया था, वहाँ पर 997 से 130 तक रूल करा। कहाँ पर रूल करा उसने, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में, जिसमें ईरान भी था और कुछ नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट भी था, है ना। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड ही टारगेटेड मोस्टली वेल्दी टेम्पल्स लाइक सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। तो जो जिसको मतलब ये सुल्तान मोहम्मद जो ये था, ठीक है, ये रहने वाला कहाँ का था, गजनी का था। इसको सुल्तान मोहम्मद गोरी भी बोलते हैं, है ना, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो इसने क्या करा कि जब भी इसने इंडिया पर अटैक किया, मतलब ऑलमोस्ट इसने एवरी ईयर उस टाइम पर अटैक करा, तो इसने क्या करा, सोमनाथ टेम्पल, मोहम्मद जो सुल्तान महमूद जो गजनी, उसने सोमनाथ के मंदिर पे भी काफ़ी बार उसने अटैक किया है। और सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर, गुजरात में है। ही इंटरेस्टेड a scholar अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सम कोऑर्डिनेट विच इज़ फाउंड इन द बुक कॉल्ड किताब अल हिंद, ठीक है। तो अल बरूनी जो कि एक नॉर्थ अफ्रीका के एक राइटर थे, तो अल बरूनी को उन्होंने क्या कहा कि, अल बरूनी को कहा, सुल्तान महमूद ने अल बरूनी को कहा कि तुम जो भी मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो भी अटैक करे हैं या जो भी चीज़ें मैंने करी उसके बारे में एक आप किताब लिखो, ठीक है। तो उसने लिखी भी, और उस किताब को नाम क्या दिया, किताब अल हिंद। तो किताब अल हिंद मतलब एक ऐसी किताब जिसमें जो भी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो भी उसने इंडिया में आकर जो भी चीज़ें करी है, वो सब उस किताब में डिटेल में लिखा हुआ है। चाहमांस नोन एज चौहान्स रूल्ड द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो हमने पहले देख लिया था कि चाहमांस, चाहमांस, चाहमनास मतलब आगे चल के जो चौहान्स बने, उन्होंने किसी टाइम पर दिल्ली और अजमेर में उन्होंने क्या करा, रूल किया है। ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन एक्सपांशन बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गाहदौलास ऑफ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो दिल्ली और अजमेर में चौहान लोगों का रोल था, उन्होंने यूपी और गुजरात तक अपने एरियाज को एक्सपांड करने की कोशिश करी, लेकिन गुजरात में उन्हें किसने
किसने उन्होंने चैलेंज किया? चालुक्यास ने। और यूपी में, वेस्टर्न यूपी में उन्हें किसने चैलेंज किया? घाधवलास ने। ये भी हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बेस्ट नो, पृथ्वीराज थर्ड कौन है? पृथ्वीराज थर्ड हु डिफीटेड अफगान रूलर सुल्तान महमूद गोरी इन 1191। तो ये मान लीजिए सुल्तान महमूद गोरी, ये उसका पूरा नाम है। इसी को सुल्तान महमूद गजनी भी कहा गया है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, रहने वाला वो गजनी का है। गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, और उस रूलर का नाम है सुल्तान मोहम्मद गोरी। तो इसी ने कम से कम 997 से लेकर 130 तक इंडिया को परेशान करा। 1191 में इसका सामना पृथ्वीराज थर्ड से हुआ। तो 1191 में पृथ्वीराज थर्ड ने उसे हरा दिया। लेकिन उसके अगले ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण वो हार भी गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अ क्लोजर लुक द चोलास। ठीक है, इस स्लाइड से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।